Hello everyone, myself Dr. Gayatri Patil and welcome to my channel Health Innova, where health comes first. ओके कोविड से जो पेशेंट पॉजिटिव हुए हैं उनमें से 90 to 95% उससे ठीक भी हो रहा है। बट अभी ये कोविड के पेशेंट में एक नई बीमारी का खतरा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अगर सही समय पे हमें डिटेक्ट ना हो तो वो पेशेंट की आँखों की रोशनी जा सकती है, उन पेशेंट की आँखें निकालनी पड़ सकती है, ये उनके ब्रेन सेल्स को डैमेज भी कर सकता है और ये उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये बीमारी है ब्लैक फंगस, या हम उसे कह सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। यस, तो म्यूकोरमाइकोसिस ये एक म्यूकोर की वजह से होता है, मतलब एक ब्लैक फंगाई की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन है। तो ये म्यूकोर हमें कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है? तो ये म्यूकोर हमें जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है या जहाँ पे वेट सरफेस है, मॉइस्टनेस है, मॉइस्ट कपड़े है, मॉइस्ट सॉइल है, काऊ डंक है या एनिमल डंक है, पेड़ पौधों में, खेतों में, तो ये वातावरण में हर जगह पे मौजूद होता है। सिंपली आप कह सकते हैं जो कि गन्ने के ऊपर जो ब्लैक रंग की पाउडर रहती है वो ब्लैक फंगस है। तो ये वातावरण में हर जगह मौजूद होता है। तो अभी इसका संक्रमित करने का रूट क्या हो सकता है? सी, म्यूकोरमाइकोसिस ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक स्प्रेड नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये जब हम एयर इनहेल करते हैं मुंह से, नाक से, या जब हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, अगर कोई इंजरी है, कट है जहाँ पे ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे बॉडी में संक्रमण इसका हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट है कि क्या ये सारे कोरोना के पेशेंट के लिए खतरा है? तो नहीं। अगर आपका कोरोना का पेशेंट अगर ओल्ड है, मतलब उसका एज अगर अबाव 50 ईयर्स है, वो स्टेरॉयड ले रहा था, हेवी स्टेरॉयड डोसेस है, इन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या स्टेरॉयड ले रहे थे पेशेंट, और जिसकी वजह से उसकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हुई है, जो इन पेशेंट में इसका खतरा दिखाई देता है। सेकेंड है कि अगर आपका कोविड का जो पेशेंट है वो अगर आईसीसीयू में बहुत दिनों तक एडमिट था, जिन्हें ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत दिन तक था, तो ऑक्सीजन के वक्त जो फ्लो मीटर रहता है तो उसकी नमी की वजह से भी इसका खतरा पेशेंट में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि अगर आपका पेशेंट को कोई प्री मॉर्बिडिटी हो, मतलब पहले से ही कोई बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो, किडनी, हार्ट, लीवर रिलेटेड कोई डिसीज़ेस हो, सीवियर डिसीज़ेस हो, या हाल ही में उनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है जहाँ पे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पहले से ही, उन पेशेंट्स में हमें म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा दिखाई देता है। तो अभी नेक्स्ट है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, सेकंड है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, थर्ड है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, एंड फोर्थ है क्यूटेनियस और स्किन म्यूकोरमाइकोसिस। तो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में जो साइनस है, नोज़ के नेज़ल साइनस है और ब्रेन का जो कैवर्नस साइनस है, वहाँ पे ये संक्रमण होता है। तो इसमें हमारा फेस का जो वन साइडेड फेस में स्वेलिंग रहती है, स्पेशली अपर चीक्स में अराउंड द ऑर्बिट रहती है, नेज़ल कंजेशन रहता है, नोज़ में ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, डिस्चार्ज भी होता है ब्लैक कलर का, फीवर रहता है, सिवियर अननोइंग कॉज में हेडेक रहता है वो पेशेंट को। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस में पेशेंट को कफ है, फीवर है, ब्रेथलेसनेस है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस में पेशेंट को नौशिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है। और जो लास्ट है क्यूटेनियस और स्किन म्यूकोरमाइकोसिस में जो पेशेंट है उसके मुंह के अंदर जो ऊपर की तरफ जो हार्ड पैलेट रहता है, पैलेट होता है हार्ड पैलेट, वहाँ पे अगर कोई ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई दे, पेन हो फेशियल एरिया में, या स्किन पे कोई पिगमेंटेशन हो, ब्लेमिशेस हो, अल्सर्स हो, या ऐसे लगे कि उस पेशेंट को लगे कि उसके टीथ जो है, दांत है, वो लूज़ हो रहे हैं, उनमें गैपिंग हो रही है, अगर उनके आई के अराउंड कोई सेंसेशन नहीं हो रहा हो, दैट इज़ हमें उसे पैरेस्थेसिया कहते हैं, कि यहाँ पे हमें देखना है कि पेशेंट को सेंसेशन महसूस होता है या नहीं।
हैलिटोसिस हो मतलब बैड ब्रेथ हो, अगर ये सिम्टम उस पेशेंट में दिखाई दे रहे तो हमें डॉक्टर से अर्जेंटली कंसल्ट करना चाहिए, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के बाद कितने दिनों के बाद इसका ख़तरा हमें हो सकता है। तो कोरोना से एज इन हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, तो डेफिनेटली अराउंड 3 से 4 हफ्तों के बाद हमें इसका संक्रमण दिखाई देता है। अभी नेक्स्ट है कि क्या इसका इलाज घर पे हो सकता है? नहीं, क्योंकि जब हमें अगर हम इसके अर्ली साइंस को डिटेक्ट करें, जैसे कि वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग है, हार्ड पैलेट पे ब्लैक स्पॉट है, नोज से कोई ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लैक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, सिवियर हेडेक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं अगर हम इसे अर्ली डिटेक्ट करें, डॉक्टर से जाके मिले, तो डॉक्टर डेफिनेटली इसकी जांच करने के लिए हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है। वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से हमें छोटा सा टुकड़ा निकालना पड़ता है और वो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए देना पड़ता है। अगर उसमें बायोप्सी में अगर फंगस दिखाई दिया तो डेफिनेटली हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, सो दैट डॉक्टर्स हमें एंटी फंगल इंजेक्शंस, लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन जो हमें ब्लड वेसल्स से खून की नलियों में से दिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। कि लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला है कि स्टेरॉइड का जो यूज़ है पेशेंट में वो हमें 5 से 10 दिन के बाद कट करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। डेफिनेटली ये हमारे उस पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंगली या उसके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंगली उनके डॉक्टर्स जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे टू लोअर डाउन द डोसेस, सो दैट वो पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस ना हो। एंड सेकेंड है कि अगर पेशेंट आईसीयू में है तो उसका ऑक्सीजन पे है अगर पेशेंट, तो उसका फ्लो मीटर जो है वो रेगुलरली क्लीन होना चाहिए, उसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए, ना कि सादा पानी। तो नेक्स्ट है कि हमें स्टेरॉइड का जो यूज़ है वो एट अ सर्टन टाइम के बाद स्टॉप करना चाहिए। वंस अगर हमें उस पेशेंट में उसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 94-95% मिला, तो एट दैट पॉइंट हमें स्टेरॉइड स्टॉप करके उस पेशेंट को बोलना है कि डू लंग एक्सरसाइजेस, सो दैट कि अपनी एक्सरसाइज से अपने लंग्स के टिश्यूज़ को खोलो, सो दैट कि ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में बढ़नी चाहिए। यूज़ दिस स्पायरोमेट्री डिवाइस, इट्स अ वेरी गुड डिवाइस। इन अ नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इट। तो इसको यूज़ करो टू ओपन अप योर लंग्स। प्रोनिंग पोजीशन का यूज़ करो, पेट के बल लेटो 2 घंटे तक, सो दैट आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कि हाउस क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मॉइस्टनेस नहीं रहना चाहिए हाउस में, मॉइस्ट कपड़े नहीं रहने चाहिए या मॉइस्ट सरफेस नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि उस जो पेशेंट है उसका पर्सनल हाइजीन भी उतना मैटर करता है। उसके साथ साथ हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है, ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है। वहाँ पे आप बेटाडिन के 2 to 3 टाइम्स अ डे गार्गल कर सकते हो। नेज़ल हाइजीन, नोज़ की हाइजीन रखनी है हमें। नॉर्मल सेलाइन से हमें नेज़ल वॉश लेना है 2 से 3 बार दिन में। और इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसका टूथब्रश जो है, जो यूज़ करने के बाद बहुत टाइम तक मॉइस्ट रहता है, उसमें नमी रहती है, तो डेफिनेटली हमें ध्यान में रखना है कि 20 से 25 दिन के बाद वो ब्रश हमें बदलना है। और लास्ट है कि उस पेशेंट का डाइट। तो एज इन कि मैंने बोला कि म्यूकोर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में के लिए बहुत ख़तरा साबित हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट देना पड़ेगा। तो उसमें हमें प्रोटीन रिच डाइट देना है, विटामिन सी रिच डाइट देना है। तो इसमें प्रोटीन्स के लिए हम लोग एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मीट है, मिल्क है, फिशेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सारी दालियाँ है या स्प्राउट्स है, और जो भी सार फ्रूट्स है, मौसमी है,
ऑरेंजेस है, पोमोग्रेनेट है, लीमू है, ये सब विटामिन सी के रिच सोर्स है अलॉन्ग विद द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमें ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट ऑन अ लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी हेल्दी। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।